100 एमएसएमई बिजनेस आइडिया के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप जो है कांटी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो। देखो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को अभी से लाइक करना क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आपको पता है कि लोहे की कील का जो है हर एक जगह पे यूज होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या फर्नीचर बनाने की बात हो। अगर हम लोग घर में किसी भी दीवार पे कुछ अगर हैंग भी करना है तो उसके लिए भी कांटे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में देखा जाए तो इसका यूज काफी ज्यादा है। अगर यूज होगा तो डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पे आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। देखो अगर हम लोग इंडिया के हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फास्टेस्ट मार्केट साइज की बात करें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये मार्केट साइज है और हर एक साल जो है ये 6 से 8% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि आयरन की जो कील होती है ना उसकी डिमांड अर्बन हो चाहे रूरल एरिया हो हर एक सीजन में होता है, जिसके कारण जो है डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो कील बनाने की फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहले एरिया लगेगा। एरिया जो है आप छोटे से एरिया में स्टार्ट कर सकते हो, तो बट ऐसे 1000 स्क्वायर फीट एरिया ले लेना ताकि आपका जो है ज्यादा कंजेस्टेड ना हो। इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी लोड। तो इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है मशीन कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, बट इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 500 kg पर डे प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, है ना। तो इसमें जो आपका प्रोडक्शन होगा इसके लिए जो है 10 से 12 HP का जो है आपको लोड लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको कांटी का जो मार्केट है ना उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप कांटी बनाओगे तो उसको कहां सेल कर सको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप पूरी तरह से रिसर्च कर लो, तभी इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए आगे बढ़ना। अब यहाँ बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। देखो रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे आपका MS वायर लगने वाला है, यानी कि जो है यहाँ माइल्ड स्टील वायर जो है आपको यूज करना पड़ेगा एज ए रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज जो प्राइस है रॉ मटेरियल का 58 रुपये पर केजी को कंसीडर करके चलने वाले हैं। तो महीने में यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट होगा, देखो यहाँ पे जो महीने का प्रोडक्शन कितना होगा। देखो महीने का प्रोडक्शन टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो है कितनी शिफ्ट में प्लांट चल रहा है, बट हम लोग इसको 2 शिफ्ट में चलाएंगे। तो 2 शिफ्ट में अगर हम लोग चलाते हैं तो 500 kg पर डे हो रहा है, तो आप 26 वर्किंग डेज लेके चलोगे तो इसके हिसाब से 13,000 kg जो है आप यहाँ पे पूरे महीने में कर रहे हो। तो इसको 2 शिफ्ट में करेंगे, यानी कि 26,000 kg जो है आप पूरे महीने में करोगे 2 शिफ्ट का अगर आप यहाँ लेके चलते हो। तो यहाँ पे आप जो है पर मंथ का जो है आप प्रोडक्शन याद रखना, क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन में काम आने वाली। तो अब बात करते हैं कि लीगल लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं और उसकी कॉस्ट क्या लगेगी। देखो लीगल लाइसेंस में सबसे पहले कंपनी आपको तो बनाना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप बना के आगे बढ़ना या LLP या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो दूसरा जो है आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना, क्योंकि ये आप MSME के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद जो तीसरा GST रजिस्ट्रेशन लेना। इसके बाद जो है आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। फैक्ट्री लाइसेंस जरूर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो कील बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपके स्टेट में पॉल्यूशन LOC लेना अनिवार्य है तो आप जरूर लीजिएगा। बहुत सारे स्टेट में ये इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है और इसको ग्रीन जोन में जो है काउंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल बात करें कि लीगल लाइसेंस लेने में कितना खर्चा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है आपको अप्रॉक्सीमेट जो है 25,000 का खर्चा आ जाएगा। ये गवर्नमेंट फी है, अनऑफिशियल एक्सपेंस कुछ भी लगता है वो आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई भी काउंट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मशीन के बारे में। देखो मशीन यहाँ पे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मशीन मैंने पहले बताया 500 kg पर आवर कैपेसिटी का लेके चलता हूँ। तो देखो मशीन में सबसे पहले जो है आपको नील मेकिंग मशीन लेना पड़ेगा, फुली ऑटोमेटिक लोगे 4.5 से 5 लाख रुपए कीमत है। पॉलिशिंग ड्रम लेना पड़ेगा 1 लाख का आएगा। कटर ग्राइंडर टूल्स लेगो तो इसके लिए जो है 50,000 आएगा और वायर स्टैंड एंड पैकेजिंग सेटअप के लिए जो है 50,000 रुपया। टोटल मशीनरी कॉस्ट जो है 6.5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना में जो है मशीन आपका मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखो यहाँ पे जो भी एरिया है वो आपका खुद का होगा, उसमें इस इन्वेस्टमेंट में मैंने एरिया का कंसिडर नहीं किया। और याद रखना कि जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, ये इसमें मैं किसी तरह का कोई भी आपको क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आपका भी एग्जैक्ट यही इन्वेस्टमेंट या यही प्रॉफिट आने वाला है। ये मैं डिस्क्लेमर पहले से मेंशन कर दे रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो है मशीनरी टूल में जो है 6.5 लाख रुपए जो खर्चा था वो यूज होगा। सेटअप और इलेक्ट्रिकल और सिविल में जो है 2 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। लाइसेंस एंड मिसलेनियस खर्च में जो 50,000 जो मैंने आपको लिखा है वो देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल 1 महीने का लेकर चलना पड़ेगा, 8 लाख रुपए आपको वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा अपने पास। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 17 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट इतना है तो बहुत सारे लोग पैसा नहीं होंगे, उन लोगों के पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए होंगे, तो वे लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसको जो है MSME प्रोजेक्ट के अंदर जो है या PMAGP जो स्कीम चल रही है इसके अंतर्गत जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते। अगर 17 लाख तक है तो 20 लाख वाला मुद्रा लोन आप अप्लाई कर लो अपने लिए। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 17 लाख का है, तो फिक्स आपका जो टर्म लोन है यहाँ पे आपका 9 लाख का होगा। कितना होगा? 9 लाख का टर्म लोन होगा। वर्किंग कैपिटल जो है यानी कि CC जो आपका होगा, कैश क्रेडिट जो होगा वो 8 लाख का बैंक देगी। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं
EMI कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, आप खुद से करना। 5 साल के लिए रहेगा, 9 लाख रुपए आपको यहाँ पे टर्म लोन मिला है, 10% के रेट से इतना देना है। इसमें सब्सिडी भी रहेगा आपका इंक्लूडेड है ना, ये मैंने सब चीज़ लिख दिया है इसमें। टोटल रीपेमेंट जो है आप इतना कर रहे हो 5 साल में, कैसे करोगे? सब्सिडी के साथ करोगे। कैश क्रेडिट की अगर बात करें तो ये वर्किंग लोन में जो है जितना पैसा उठाओगे उतना जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट बैंक से लोगे तो इतना लगेगा। तो याद रखना कि इतना जो है आपको लगेगा। ये 8 लाख रुपए जो आपका था वर्किंग कैपिटल, उसके लिए मैंने सीसी बताया। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ मेन पावर। देखो मेन पावर जो है यहाँ पे एक शिफ्ट में जो है आपका 4 लगने वाला है। अगर 2 शिफ्ट चलाओगे तो आपको यहाँ पे 6 लोग जो है लगने वाले। देखो स्किल्ड ऑपरेटर जो है 1 लगेगा, हेल्पर लगेगा 2, और यहाँ पे पैकेजिंग स्टाफ लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्कर है उसको सैलरी कितना दोगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करना। अब यहाँ देखते हैं कि जो नेल साइज आप बनाओगे, यानी कि जो आप लोहे की कील बनाओगे उसकी कितनी साइज का बनाओगे और उसका क्या कीमत हो सकता है मार्केट में, और उसको जो है प्रोडक्शन कितना करोगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उसको कौन सी इंडस्ट्री को आप बेच पाओगे। सबसे पहले 1 इंची की बात करते हैं। इसका जो है डेली आप जो है 150 kg करोगे। कितना करोगे? 150 kg करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर डे जो प्रोडक्शन है वो 500 kg है। कितना है? 500 kg है पर डे का। कितनी शिफ्ट में? 1 शिफ्ट में। ये 1 शिफ्ट का ही मैंने दिखाया है, बट इसको मैं बताऊंगा 2 शिफ्ट में कैसे करेंगे, है ना। तो 2 इंची का 150 kg करेंगे, 3 इंची का 100 kg करेंगे, 4 इंची का 100 kg करेंगे। अब यहाँ पे देखो सीलिंग प्राइस मैंने लिख दिया है ना। ये इस प्राइस में जो है मार्केट में रेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ठीक है, तो यहाँ पे डेली का रेवेन्यू भी लिख दिया मैंने। अब 1 इंची का जो है फर्नीचर और पैकेजिंग में जो है आप यूज कर सकते हो। 2 इंची का जो है आपका कारपेंटरिंग फेंसिंग में यूज होगा। 3 इंची का जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, और 4 इंची का हैवी ड्यूटी वर्क में यूज होता है। अब देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में कि आपका यहाँ पे मंथली रेवेन्यू कितना आएगा। 2 शिफ्ट में चलाएंगे अगर हम लोग, तो 1 इंची का 300 kg होगा, तो 75 के हिसाब से जो है इतना रेवेन्यू आने वाला है। कैलकुलेट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। 2 इंची का करोगे 300 kg करना पड़ेगा, तो 78 रुपये के हिसाब से मार्केट में आप इसको सेल कर पाओगे, तो इतना में जो है आप बेच पाओगे। 3 इंची का करोगे तो इतना आपको मतलब कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आप सेल कर पाओगे। 16,000 रुपये यहाँ पे आपका रेवेन्यू आएगा। 4 इंची के हिसाब से करोगे तो इतना सेल करोगे, 200 kg करोगे तो इतना रेवेन्यू आने वाला आपका। तो याद रखना कि जो मैंने आपको ये बताए हैं इसको जो है आप नोट डाउन करके अपने पास में जरूर रखना। तो इसका अगर डेली रेवेन्यू की बात करें तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है ये फिगर देख लेना, ठीक है। अब मंथली बात करेंगे, 26 वर्किंग डेज रखे हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे इतना आएगा। ये तो टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया? ये टोटल मंथली रेवेन्यू हो गया। अब इसमें बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि आपने 2 शिफ्ट में प्लांट को चला रहे हैं तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आएगा, तभी तो आप रेवेन्यू को माइनस करेंगे तब आपको जो है नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ 2 शिफ्ट की अगर बात करें तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो पहले रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे 58 रुपये पर केजी, 26,000 जो है आपका क्या लग रहा है रॉ मटेरियल। आपको याद होगा कि 13,000 एक शिफ्ट में निकला था, तो हम लोगों ने उनको 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था। 26,000 kg आपका रॉ मटेरियल लग रहा है एमएस वायर, तो इसके हिसाब से इतना कॉस्टिंग आएगा। लेबर स्टाफ 6, इसके हिसाब से इतना आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे आपको इतना लगेगा। पैकेजिंग और पॉलिशिंग कंज्यूमेबल आइटम के लिए इतना जाने वाला है। मेंटेनेंस और मिसलेनियस के लिए इतना जाने वाला है। यानी कि टोटल अगर खर्च की बात करें तो 17.5 लाख रुपया आपका क्या है, ये पर मंथ का 2 शिफ्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब आपका रेवेन्यू आपको याद होगा, अब रेवेन्यू जो है आपका कितना था आप मुझे बताएं। आपका रेवेन्यू इतना था, याद है। अब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? इतना है। अब जो है आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है, अगर रेवेन्यू हम लोग बात करें, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू आपका 20.36 लाख है, माइनस अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना 17.5 है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आएगा निकल के? 2.86। क्लियर हो गया? ये आएगा ये फिगर। अगर एनुअली बात करें तो एनुअली कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इतना आने वाला है। अब बोलोगे सर आपने तो इसमें जीएसटी ऐड नहीं किया। देखो जीएसटी अगर इसे माइनस करोगे तो मैं बता दूं कि जो जीएसटी का इनपुट भी आएगा, आप जो रॉ मटेरियल परचेस करोगे उसका इनपुट भी आएगा, तो इनपुट आपके पास में रहेगा अच्छा खासा। उससे भी अगर करोगे तो फाइनली आपके पास में जो लास्टली बचता है ना, वो आपका इतना बचेगा ही बचेगा। आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है तभी मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इतना तो बचेगा आपके पास। तो आप मुझे बताओ कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 17 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट जा रहा था, और आप यहाँ पे कितना अर्न करो पूरे महीने में? इतना करो। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से क्या आपका आरओआई हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको बता दूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना था, एनुअल इतना जा रहा है, और इसके हिसाब से आप देख सकते हो इतना जा रहा है। बट याद रखना जो प्रोडक्शन करो वो सारा बिक जाना चाहिए, तभी ये जो है आपका दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखने वाला है। तो कोशिश करना मार्केटिंग पे अच्छा फोकस करो और मार्केट को ब्रीच करो। हो सकता है इनिशियली जो है आपको उतना फायदा ना हो, क्योंकि आप जो है नए नए रहेंगे मार्केट में, और आपको भी मार्केट में जो है टिके रहना है। तो इसके लिए जो है आपको कॉम्पिटिटिव रेट पे जो है आपको माल को सप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका मार्केट अच्छा से बन जाएगा तब उसके बाद जो है आप अच्छे तरीके से मार्केट
मार्केट में एक तरह से सेटल हो जाओगे, तब जो है आप इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो अब यहाँ कुछ मार्केटिंग टिप्स समझ लेते हैं कहाँ कहाँ आप बेच पाओगे। देखो, डिजिटल प्रेजेंस आपको तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डिजिटल एरा है और इस डिजिटल एरा में डिजिटल प्रेजेंस काफी जरूरी है। लोकल हार्डवेयर स्टोर को जो है आपको पकड़ना पड़ेगा और साथ ही जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जितने भी होंगे, सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को आपको पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर के बहुत सारे वर्कशॉप होते होंगे आपके एरिया में, उसको पकड़ो, वहां पर भी आपको अच्छा खासा जो है ऑर्डर मिल जाता है। इसके साथ साथ जो है आप ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म पे आप खुद को रजिस्टर करो। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया हो गया, अलीबाबा पे भी कर सकते हो अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये सारे जगह जो है जहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है ऑर्डर मिल सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि लोहे की किल की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, तो सबसे पहले आप जिस लोकेशन पे सेटअप करना चाहते हो उस लोकेशन का सर्वे करो और वहां पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। अगर आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट आपके एरिया में फिजिबल है, तभी उसको सेटअप करना, बिना किसी गाइडेंस का सेटअप मत करना। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर किसी तरह कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी अवेलेबल है, दिए गए नंबर पे कॉल करना। सारे लीगल लाइसेंस मिलते हैं और हम लोग गाइड करके भी प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।